हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर का जीके का पार्ट सॉल्व करेंगे। जीके में इसमें टोटल 25 प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपके यूपीपीसीएल ईए में भी होंगे। तो आज उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके जो फोर्थ कमिंग यूपीपीसीएल का एग्जाम है, जो कि 21 से लेके 30 नवंबर में होने जा रहा है, उसमें हेल्पफुल होंगे। आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये पेपर अभी 31/10/2022 में ही कंडक्ट किया गया है। और इससे पहले मैं इस पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रीजनिंग के 25 प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्या बाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो ये है इंदौर। इंदौर शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अब उसका नाम देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट कर दिया। ये एक फ्रीडम फाइटर हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, मैंने आपके ये पहले से ये सारा कुछ लिख दिया है। जो चाइना का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो 3,488 किलोमीटर का है। इसी तरह भूटान का 578 का है, म्यांमार का 1,643 का है, और नेपाल का 1,752 किलोमीटर। अब इसमें देखिए, बांग्लादेश नहीं दिया है, जिसकी की बॉर्डर सबसे ज़्यादा बड़ी होती है इंडिया के साथ, वो है 4,096। लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। बट ज़्यादातर केस में यही ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किसके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग है? तो देखिए, निर्मला सीतारमन जी जो है, उनके पास फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर दोनों है। इस तरह जो पीयूष गोयल जी हैं, उनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स और टेक्सटाइल, ये तीनों है। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। और प्रहलाद जोशी जी के पास पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल्स एंड माइंस, ये तीनों विभाग हैं। तो आपको इससे समझ में आता है कि आपको जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं हमारे कैबिनेट में, उनका जो पोर्टफोलियो है वो पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचक मंडल के एक भाग है? मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो कि पहला वाला ऑप्शन भी है। इसके बाद दोनों ही मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, वो सारे के सारे, ये सारे लोग मिलने के बाद ये वोट करते हैं, और उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट होता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? एक तो एमएलए, दूसरे एमपीज। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी ने किस वर्ष प्रतापगढ़ की लड़ाई में आदिल शाही सैनिकों को हराया था? आदिल शाही सैनिक जो थे, उनका मिलिट्री जनरल अफजल खान थे, जिसे कि मार दिया गया था। ये लड़ाई 10 नवंबर 1659 में हुई थी, और इसमें छत्रपति शिवाजी ने जीत हासिल की थी, और इसके बाद ही ये मतलब मराठा साम्राज्य में बहुत पावरफुल उभर के आए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग के भाग नहीं है? मतलब कि ये होगा शायद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। तो इसमें देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो इसके पार्ट नहीं होते। बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों ही तीनों जो भी मतलब सीजेआई होते हैं, उनके इलेक्शन में मतलब पार्ट होते हैं। बाकी इनका कोई रोल नहीं होता अगर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, डैश एक वर्ष में कम से कम की परिपक्वता वाले बॉन्ड ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। तो देखिए, जो टी बिल होती है, इनकी वैलिडिटी मतलब 3 तरह की होती है, 51 दिन की, 184 और 364 डेज की। इसमें जीरो कौन सिक्योरिटी होती है, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। तो आपका आंसर था टी बिल। फाइनेंस का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद कह रहा है, जो भारत में किस प्राचीन संरचना का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया? तो ये जो कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में, जो कि पुरी में स्थित है, उसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब मनमोहन सिंह जी के बारे में आ गया, तो इससे पता चलता है आपको प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, उनके आर्टिकल्स भी, और साथ ही साथ कौन हमारे प्रेसिडेंट रहे, कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, कब रहे, उनका टेन्योर क्या था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया? सॉरी, 1962 से लेकर 1985 तक इन्होंने एज अ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक सर्व किया था, और 2004 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है।
आरबीआई की भूमिका में से एक भूमिका केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए एक बैंकर के रूप में सेवा प्रदान करना है और आरबीआई उनकी प्राप्तियों और भुगतानों में विसंगतियों से निपटने के लिए डब्ल्यूएमए के रूप में अस्थायी सहायता प्रदान करता है। डब्ल्यूएमए का फुल फॉर्म होता है वेज एंड मीन्स एडवांस। मतलब ये ये जो दो जो विसंगति होता है, मतलब कि जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती है उसको रिमूव करने के लिए वेज एंड एडवांस मीन्स का मतलब एक विंग होता है जो इनके लिए इस काम में हेल्प करता है, मतलब जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उन्हें रिमूव करने का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 8 जुलाई 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया था नई दिल्ली में। और अभी हमारे ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो सिडबी जो है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो वो हुई 1990 में, 2 अप्रैल 1990। करंट जो हेड है वो शिव सुब्रमण्यन रमन। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट अभी जो है वो पियर ओलिवर गोरिंचिस है। इससे पहले इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो हमारे इंडिया की गीता गोपीनाथ थी, जो कि इस साल जनवरी में जिनका टेन्योर खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 14 कह रहा है मोहनजोदारो शहर में 80 सार्वजनिक शौचालय और लगभग 700 कुएं सहित एक विशाल जल प्रबंधक तंत्र था। तो ये जो मोहनजोदारो का ये जो था, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था उस वक्त। हर हाउस के पास अपना एक खुद का टाइल्ड बाथरूम और वेल होता था और एक सिस्टम था जिससे कि ये रेन वाटर को रिस्टोर कर सके, मतलब जो बारिश का पानी आता है उसे ये सेव कर सके। तो ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी, तो काफ़ी एडवांस थी अपने समय के हिसाब से। तो 700 कुएं थे वहाँ पे उस वक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि जो नीति आयोग है उसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन इस टाइम सुमन बेरी है। चेयरमैन जो है वो परमेश्वर अय्यर है, मतलब सीईओ। और जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, नरेंद्र मोदी जी। और 1 जून 2015 में गवर्नमेंट के एक रेजोल्यूशन के बाद नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसका नाम था, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2022 में किस अनुभवी भारतीय क्रिकेटर को विशिष्ट अतिथि के रूप में निमंत्रित दिया गया था? तो देखेंगे आप, अभी भी रिसेंटली कपिल देव की पिक्चर आई थी, धोनी को आमंत्रित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाना था? तो वो इंडोनेशिया में किया जाना था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? तो वो है एन्नोर बंदरगाह। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें से इनमें से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो मणिपुरी है, नेपाली है, डोगरी भी है, भोजपुरी नहीं है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है जो CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीट को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो ये जो 31वां संशोधन था 1972 का, उसमें किया गया। ऐसा किया क्यों किया गया? क्योंकि 1971 में एक सेंसस हुआ था और जिससे पता चला था कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो जब ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही होते हैं नंबर्स, तो पॉपुलेशन बढ़ गई थी इसलिए प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ा, इसीलिए 525 से 45 मतलब 20 सीट और बढ़ानी पड़ी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22 कह रहा है 6 जुलाई को भारत का सबसे पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। ज़्यादातर चीज़ें नई दिल्ली में ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 23 कह रहा है प्राचीन भारत के वैदिक युग में वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए 6 वेदांग हुआ करते थे, है ना। इसे 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स ऑफ हिंदुइज्म भी कहते हैं। ये था शिक्षा, चंदा, व्याकरण, निरुक्ता, कल्पा और ज्योतिषा। शिक्षा में प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और कहाँ-कहाँ शब्द में स्ट्रेस देना उसके बारे में पढ़ते थे। चंदास में या चांद में हम पोएटिक मैट्रिक्स और फिक्स नंबर ऑफ सिलेबस और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से पोइम वोइम बनाना है। व्याकरण में हम व्याकरण माने ग्रामर पढ़ते हैं। निरुक्ता में हम पुराने शब्द इटाइमोलॉजी कैसे उनके रूट्स हैं, कैसे वो शब्द आए, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। कल्पा में जो रिचुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी की शादी में, बर्थ में, डेथ में। और ज्योतिषा में एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। 6 वेदांग होते हैं
जो कि आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 से बढ़ाकर 11 कौन से संशोधन द्वारा की गई? तो ये 86 संशोधन था, इसमें 2-3 चीज़ें हुई। एक तो नया आर्टिकल आ गया 21 है, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद जो आर्टिकल 45 था, उसमें ये आ गया था प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट अंटिल द एज ऑफ 6। बाद में इसमें फंडामेंटल ड्यूटी आई 11वीं, जिसमें कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड एज बिटवीन 6 टू 14, मतलब यहाँ 6 से 14 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया फंडामेंटल ड्यूटी में। फंडामेंटल राइट 6 साल तो पढ़ना ही है, लेकिन स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वो उसे 14 साल तक पढ़ाने का प्रयास करें। तो संशोधन ये था 86। तो इससे ये भी समझ में आता है आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन आए। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण अभियान कहाँ आरंभ किया था? तो ये चंपारण अभियान बिहार में आयोजित किया था। राजकुमार शुक्ल जी ने इन्हें बुलाया था, जो कि पीसेंट्स की वहाँ पे जो दयनीय स्थिति थी इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से, तो इसलिए वहाँ बुलाया था और वहाँ से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम इंग्लिश के और हिंदी के और कंप्यूटर के 3 पार्ट बचते हैं, उन्हें भी पार्ट बाय पार्ट डील कर लेंगे। और इसी वीडियो का रीजनिंग का प्रश्न, जो कि टोटल 45 थे, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मेरे खुद के यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पेपर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस के वीडियो के ऑफ कोर्स। और एआरओ का जो मेरा पेपर था, उसके भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन और पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड के लिए वीडियो रिलेटिव है, मतलब जिसका यूपीपीसीएल का एग्जाम है, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।